नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कांत किशोर कौशल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। आज आपको क्लास 10 के अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए दो शब्द है, ऊर्जा और दूसरा स्रोत है। इसी पर हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। क्लास 9 में आप ऊर्जा की डिफिनेशन जानते हैं। ऊर्जा की डिफिनेशन क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आपको क्लास 9 में बताया गया, उसके पहले बताया गया होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जहाँ भी कार्य होगा वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ ऊर्जा है वही कार्य संभव है। जैसे एग्जाम्पल में आप लेंगे कि आप साइकिल यदि चला रहे हैं, साइकिल चलाने में कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आप जानते हैं, पेशीय ऊर्जा। मतलब कोई भी शारीरिक कार्य आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बल्ब यदि आप जला रहे हैं तो बल्ब को जलाने के लिए आपको प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ यदि आप क्या कहते हैं, भोजन पका रहे हैं, भोजन बनाने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को आप रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। वाहन दौड़ाने में भी आपको रासायनिक ऊर्जा की ही आवश्यकता होती। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊर्जा भिन्न भिन्न स्वरूपों में पाई जाती है। आप क्लास 9th में ही ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी पढ़े हैं। क्या है? आपको ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल वह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मानव है, हम ही हैं, बोल रहे हैं या हम चल रहे हैं, तो हमको भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वह हमारे अंदर पेशीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। अब आप ऊर्जा के एक विशेष एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, मोमबत्ती। अपने एनसीईआरटी बुक में आपके इस एग्जाम्पल को डिफाइन किया है। यह आपकी मोमबत्ती है, रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित है। इसको यदि जलाएंगे आप तो सबसे पहले यह प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, इसके बाद यह ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, और इसके बाद वह अन्य उत्पादों में बदलेगी। अन्य उत्पादों में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, अर्थात यही रासायनिक ऊर्जा कई प्रकार की ऊर्जाओं में कन्वर्ट हुई है। प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, अन्य उत्पाद और CO2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी ऊर्जा, यह सभी ऊर्जा किसी न किसी स्रोत से हमें प्राप्त हुई है। तो उन स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के प्रकार के बारे में आपको बताने जा रहे थे। ऊर्जा के प्रकार को भी देख लीजिए। जितने भी ऊर्जाओं के नाम आए हैं उनका हम यहाँ संकलन करेंगे। जैसे पहला है यांत्रिक ऊर्जा। इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आती है। फिर ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और बहुत ऊर्जा इसमें आएगी, नाभिकीय ऊर्जा।
साथ ही साथ एक और नाम आप ले रहे हैं, शारीरिक कार्य में कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पेशीय ऊर्जा, ईटीसी। इतनी ऊर्जाओं की आप, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं और इसका मतलब इन ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए उसके विभिन्न स्रोत भी होंगे। अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत / अच्छे ईंधन। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है या अच्छे ईंधन की क्या कंडीशन है? इन कंडीशनों में पहला है आसानी से उपलब्ध हो, दूसरा हो सस्ता हो, तीसरा है प्रदूषण मुक्त हो और अंतिम भंडारण एवं आवागमन सुलभ। यह 4 कंडीशन यदि कहीं फॉलो हो रही है तो वह ऊर्जा के उत्तम स्रोत और अच्छे ईंधन माने जाएंगे। अब ऊर्जा के स्रोत पे आप जाएंगे। आप अपने टॉपिक को देखिए, ऊर्जा के स्रोत ही नाम है। ऊर्जा के स्रोत अब शुरू हो चुके। ऊर्जा के स्रोत को क्लास 10 की बुक में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो पहला हो गया आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यह 2 आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। पहले हम जान लें ये कहते किसे हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब है लंबे समय से जो प्रयोग में हो, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब है अभी अभी जिसका प्रयोग हुआ, हो रहा। ठीक। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपको जो अध्ययन करना है, पहला है जीवाश्म ईंधन। यही मेन अब टॉपिक पे आप बढ़ रहे हैं। जिसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, दूसरा है तापीय विद्युत संयंत्र, तीसरा है जल विद्युत संयंत्र, उसके बाद है आपका जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, और उसके बाद आपका है बायो मास जैव मात्रा, और लास्ट आपका है पवन ऊर्जा। 5 इसमें आपको पढ़ने हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोमास जैव मात्रा और पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत में जो आपको अध्ययन करने हैं, इसमें 4 है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में 4 है आपका। पहला है सौर ऊर्जा / सौर कुकर / सौर पैनल कह लीजिए। दूसरा आपका है समुद्र से ऊर्जा, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा, और अंतिम आपका इसमें है नाभिकीय ऊर्जा। ये आपको 4 इसमें अध्ययन करने हैं। अब आइए एक एक करके हम बढ़ेंगे। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पहला आप पढ़ रहे हैं जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पहला है जीवाश्म
ईंधन। जीवाश्म ईंधन तो प्रयोग इसका प्राचीन काल से हो रहा है, लाखों वर्ष पूर्व या लाखों वर्ष पूर्व भी कह सकते हैं। भंडारण इसका सीमित है। स्रोत या अनवीकरणीय है, स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत के बारे में जान लीजिए। तो ऐसा ईंधन जिसका केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, अर्थात एक बार इस्तेमाल हुआ तो खत्म हो जाएगी, दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, उस प्रकार के ईंधन को अनवीकरण या उस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अब उसके बाद प्रदूषण पे आइए। वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण पे समझ लीजिए तब अम्लीय वर्षा भी होगी, CO2 की वातावरण में प्रचुरता भी होगी। CO2 की प्रचुरता होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि प्रभावित है तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ना ही बढ़ना है। अब आपका नेक्स्ट है तापीय विद्युत संयंत्र। नंबर 2, तापीय विद्युत संयंत्र। यह भी कोई नया नहीं है। जो हमारे जीवाश्म ईंधन थे उसको जलाने, जिस संयंत्र में जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है वह आपका तापीय विद्युत संयंत्र है। उसको टरबाइन की सहायता से पुनः विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। स्वाभाविक है, जब जीवाश्म ईंधन को जलाकर ही इसको बनाया जा रहा है तो यह भी वायु में प्रदूषण उत्पन्न करेगी, अम्लीय वर्षा होगी, CO2 की प्रचुरता हमारे वातावरण में होगी। और इसकी स्थापना कहाँ करेंगे ये भी एक जान लीजिए। जहां पर जीवाश्म ईंधन की प्रचुरता, जहां पर जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में मिला वहीं पर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगला आपका तीसरा है जल विद्युत संयंत्र। तो जल विद्युत संयंत्र में जान लीजिए क्या है कि बहते हुए जल को रोककर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती, जिस संयंत्र के माध्यम से बहते हुए जल को रोककर ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। तो कैसे जल को रोकेंगे? बांध बनाकर बहते हुए जल को रोककर टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र में आपका ये है। तो अब एक चीज जान लीजिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है कि जल विद्युत संयंत्र जो हमारा है वो हमारा इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का दोस्त है, यह इको फ्रेंडली है। दूसरा सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि यह नवीकरणीय स्रोत है। यह भी महत्वपूर्ण बात, यानी इसको रिसाइकिल करेंगे, बार बार इसका प्रयोग होगा और बार बार बनेगा ये, तो ये रिसाइकिल होगा। इसलिए जो रिसाइकिल होगा जिस स्रोत का वो नवीकरणीय स्रोत है। अब बांध अगर बना है, देख रहे हैं बांध शब्द आया है, तो इससे लाभ भी होगा और नुकसान भी होगा, हानि भी होगा। लाभ क्या है? सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। जहां जल नहीं मिल रहा है वहां भी जल को भेजा जाएगा।
नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है कि जहां बांध बनेगा वहां की वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, वहां मनुष्य निवास नहीं कर सकता है, वहां कृषि योग्य भूमि भी आपको नहीं मिलेगी। अब आइए नेक्स्ट, चौथा है जैव मात्रा, जिसे बायोमास भी आपकी बुक में लिखा गया है, कहा गया है। तो जैव मात्रा, जैव, ज से जैव है तो जंतु प्लस वनस्पति, फिर प्राप्त ईंधन को जैव मात्रा कहा जाता है। किसे कह रहे हैं? जंतु और वनस्पति से प्राप्त ईंधन को जैव मात्रा या बायोमास कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है अब कैसे इसका निर्माण हो रहा है। लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले, तीन चीज है, लकड़ी, चारकोल और गोबर के उपले, ये सभी ईंधन पादप या जंतु से ही आपको प्राप्त होंगे, इसलिए इसे जैव मात्रा भी कहते हैं। ये भी जीवाश्म ईंधन की भांति, जान लीजिए, ये भी जीवाश्म ईंधन की भांति, गोबर के उपले जलाएंगे धुआं होगा ना, धुआं प्रदूषण, ये भी आपका प्रदूषण करते हैं। जीवाश्म ईंधन की भांति ये भी आपकी प्रदूषण करेंगे। प्रदूषण करेंगे तो सभी क्राइटेरिया फॉलो होगी, अम्लीय वर्षा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और उसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। अब आइए बायोमास, देख रहे हैं एक शब्द इसके साथ जुड़ा था, बायोमास, जिसे साधारण आम बोलचाल की भाषा में गोबर गैस, आम बोलचाल की भाषा में इसे गोबर गैस भी कहते हैं। तब गोबर गैस क्या है, कैसे इसका निर्माण होगा? जितने भी हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं या पौधे हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, अवशिष्ट होते हैं, शेष होते हैं, उनसे या मानव और पशु के मल मूत्रों से जो आपको अवशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, उससे आपका बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण करते हैं। लाभ क्या है इससे? इससे किसे निर्माण करते हैं आप जान गए हैं, फल, सब्जी, फल है, सब्जी है, उसके बाद पौधे के अवशिष्ट, पशु, मानव के मल मूत्रों के अवशिष्ट से मिलकर इसका निर्माण होता है। ठीक है। लाभ क्या है? आखिर गोबर गैस का या बायोमास का लाभ क्या है? यह स्वच्छ कह लीजिए, स्वच्छ व साफ ईंधन है। यह स्वच्छ और साफ ईंधन है, कचरे को समाप्त करता है, क्योंकि कचरे से ही बनाया जाता है, समाप्त करता है और जैविक खाद भी बनाता। समझ गए आप? तीन कंडीशन है, स्वच्छ और, तीन लाभ है, स्वच्छ और साफ ईंधन देता है, कचरे को समाप्त करता है, जैविक खाद भी बनाता है। अब आइए आगे, अंतिम है परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पांचवा क्या था? नहीं, अभी पवन ऊर्जा पढ़ने से पहले गोबर के उपले में एक और इसमें आपको पढ़ना है कि जैव गैस संयंत्र क्या है, बता देते हैं ये भी आपको। जैव गैस संयंत्र, ये आपका जैव गैस संयंत्र में इसमें क्या एकत्रित किया जाता है? गोबर
के द्वारा ही इसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है या गैस की उत्पत्ति की जाती है, बायोमास जिसे आप कह रहे हैं। तो ईंटों से बनी हुई यू आकार के गुंबद की एक संरचना है। किससे बनी हुई? ईंटों से बनी हुई यू आकार के गुंबद की यह संरचना है। तो ये देख लीजिए, ये यू आकार के गुंबद की संरचना है। अब यहां देखिए, यहां पर आपकी नली लगी हुई है कि जो भी गैस का निर्गमन होगा यहां से वह निर्गमन होगा। यहां पर देख लीजिए, यह आपका जो है, जो भी गोबर आपको जो भी अवशिष्ट डालना है, जो भी अवशिष्ट आप डालेंगे यहां से डालेंगे। ये मिट्टी है भरी हुई, बाद में भरी जाएगी। इसी तरह यहां भी ये मिट्टी है और यहां पर आपका जैविक खाद आएगा। क्या हो रहा है आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप अपने गोबर में जल मिलाकर, आप सबसे पहले गोबर में जल मिलाएंगे और इसका गाढ़ा क्या कर घोल तैयार करेंगे। गोबर और जल मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसी घोल को आपकी बुक में करदम लिखा, करदम। इस करदम को यहां से डाला जाएगा। करदम यहां से डाला जाएगा, ये यूट्यूब वाली नली में आएगा और मिट्टी से इसको पैक कर दिया जाएगा। तो इस जो यूट्यूब की नली है इसको डाइजेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर में जब ये गोबर और जल का गाढ़ा घोल आ जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो मिलनी नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो जीवाणु बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं वो हमारे जटिल यौगिकों को अपघटित करेंगे। जटिल यौगिकों को यहाँ पर इस डाइजेस्टर में अपघटन किया जाएगा। जब यह अपघटन हो जाएगा जटिल यौगिकों का, अपघटन होगा O2 द्वारा, जो ऑक्सीजन के बिना जो जीवाणु जीवित रहते हैं। तो जब जटिल यौगिकों का अपघटन हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद हमें कुछ गैस मिलेगी। वह गैस कौन कौन सी होगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए मीथेन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगी। इन सभी गैसों को हम इस गैस निर्गम नली से यूट्यूब से प्रयोग के लिए बाहर निकालेंगे। ठीक है, उपयोग करने वाली पाइप से इसको बाहर निकाला जाएगा। ये आप संक्षेप में जैव गैस संयंत्र के बारे में पढ़े, किस प्रकार करदम से गोबर और जल के गाढ़े घोल से गैस, बायोगैस को निकाला गया। अब आइए आगे, पवन ऊर्जा। पांचवा परंपरागत ऊर्जा स्रोत में लास्ट है पवन ऊर्जा। पवन क्या है? यानी हवा को रोककर जो बिजली या हवा को रोककर जो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है वह ऊर्जा ही क्या है? पवन ऊर्जा है। ठीक है, तो उपयोग कहाँ किया जाएगा? चक्की चलाने में, कुएं से पानी खींचने में, टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में।
टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह भी आपकी इको फ्रेंडली है, पर्यावरण की, इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण की मित्र है। और कौन सा ऊर्जा स्रोत है ये? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में आपको बता चुके हैं, जिसका रिसाइकिल किया जाए अर्थात जिसका बाजिस ऊर्जा स्रोत का बार बार उपयोग किया जा सके, वह आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लिमिट क्या है लेकिन इसकी? लिमिट आपको पढ़ना है कि इसकी सीमाएं कहाँ है, क्या क्या है। ये जान लीजिए, जहां 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहेगी वहीं पर पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होगी, इसके लिए अत्यधिक भूमि की भी आवश्यकता होगी। तीसरी है अत्यधिक शोर पैदा करेगा और पशु पंछियों के लिए यह हानिकारक है। पशु पंछियों के लिए यह आपका हानिकारक, ठीक है। आप नोट करके जनरल में जान लीजिए, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवन का देश। डेनमार्क आपका पवन का देश है। दूसरा है कि भारत में जो है, इसमें भारत में ऊर्जा बनाने, कौन सी ऊर्जा बनाने? पवन। भारत में पवन ऊर्जा बनाने का विश्व में 5वां स्थान है। भारत में ऊर्जा बनाने का यह 5वां स्थान